जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज बात करेंगे बिहार की, साथ ही देश की महत्वपूर्ण खबरों की। बात करेंगे उस आईपीएस अधिकारी की जिन्होंने डीजीपी पद पर रहते हुए यह कहने में हिचक नहीं दिखाई कि लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता है। यह बातें जब उन्होंने कही तब उस दौर में सूबे बिहार के एक हिस्से में जिसकी समानांतर सत्ता चलती थी, उस शख्स को सिवान का सुल्तान कहा जाता है। यह बात भी उस दौर की है जब सिवान के उस सुल्तान से सवाल पूछे गए कि लालू बड़े या आप, तो पल भर की देरी के बगैर यह जवाब आया कि लालू उम्र में बड़े हैं। वह शख्स आज ही दुनिया में नहीं है, लेकिन राजनीति में किसी न किसी रूप में अपरिहार्यता बनी है। उस शख्स को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया था लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता की बात कहने की दिलेरी दिखाने वाले हिम्मत करने वाले जिस डीजीपी ने उसका तब सत्ता शीर्ष पर बैठे शख्स ने यह कहकर बेइज्जत विदाई की थी कि बोझा बांध दिया गया है। किसका बोझा बंधा, इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जहां तक देश की बात है तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर गंभीर स्थिति प्रकट हुई है। आरबीआई ने देश की आर्थिक विकास की रफ्तार की गति के धीमे पड़ने के बाद मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, रेपो रेट 6.50% पर बरकरार रखा। मकसद यह कि आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को 4.50% से घटाकर 4% कर दिया है। इससे बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे बैंक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज बांट सकेंगे। ये बातें हैं। इससे अलग पटना की जब आते हैं, बिहार की राजधानी पटना की, तो वहाँ बीपीएससी बिहार प्रशासनिक सेवा के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हजारों कैंडिडेट्स बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने पहुंचे थे, तो पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक कोचिंग संचालक होते हैं, कोचिंग चलाते हैं, शिक्षक भी हैं खान सर, तो भी सपोर्ट में साथ पहुंचे थे, तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सत्ताधारी दल, बिहार के सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार के खासम खास जदयू के राष्ट्रीय महासचिव होते हैं मनीष कुमार वर्मा, तो वे पदयात्रा निकालने वाले थे, तो उनकी पदयात्रा पर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ब्रेक लगा दिया है। तो कहा जा रहा है कि यह सब खटपट का नतीजा है। क्या बातें हैं नहीं है, यह भी समय के साथ जाहिर होगी। जहाँ तक आप बात करेंगे अन्य दलों की, तो लोजपा रामविलास और जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है आरएलजेपी के अगुआ हैं पशुपति कुमार पारस। तो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में ठनी हुई है, तो इसको लेकर एनडीए जो है वहाँ भी असहज स्थिति है। तो पारस ने अभी अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि गठबंधन में उन्हें उचित सीटें मिलने की बात है, तो विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर है, तो अगर उचित सीटें नहीं मिली तो हम अकेले चुनाव में उतरेंगे। तो यह कहा जा रहा है बिहार की राजनीति में नया मोड़ है।
क्या होगा नहीं होगा, इस तरह की बहुतेरे बातें हैं। तो जो मैंने बात की शुरुआत की थी कि आपको कहा था कि जो पुलिस के शीर्ष पद पर रहते हुए, राज्य का डीजीपी रहते हुए सत्ता से आंखें मिलाकर बातें कर सकता है और कह सकता है कि लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता है। मैंने सिवान के सुल्तान की बात की थी, यह भी की थी कि सिवान के सुल्तान से जब सवाल पूछे गए कि लालू बड़े या आप, तो बेहिचक कहा कि लालू उम्र में बड़े हैं। तो बोझा बांधने की बात भी मैंने कही थी कि लालू प्रसाद ने कहा था कि बोझा बांध दिया गया है, तो वह ओझा जी का बोझा था। ओझा जी, जी हाँ, मैं डीपी ओझा की बात कर रहा हूँ। डीपी ओझा बिहार के डीजीपी रहे। उन्होंने ही इस सिवान के सुल्तान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था, तब बड़ी खबर बनी थी। डीपी ओझा नहीं रहे, डीपी ओझा का आज निधन हो गया, तो उनके बारे में विस्तार से बातें करूंगा। लेकिन जो बातें आई है वह राजनीति को हल्कान भी करती है, जो प्रतिक्रिया के रूप में है। एक प्रतिक्रिया है कि डीपी ओझा पर सवाल उठाने वाले कई नेता अभी जेडीयू और बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या नेताओं का चरित्र होता है? तो जो बातें हैं सत्ता में नजरें मिलाने की बात, कहा जाता है कि नौकरशाही और जो राजनीति का रिश्ता है वो चोली दामन वाला है। दोनों एक दूसरे से इस कदर घुले मिले होते हैं कि फर्क करना मुश्किल है। लेकिन कौन किसे सह दे रहा होता है, कौन किसको मात देने की कोशिश कर रहा होता है, यह बातें खुले तौर पर जाहिर नहीं होती। तो जब डीपी ओझा ने डीजीपी रहते हुए सिवान के सुल्तान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने को मजबूर किया था, और जो उसके बाद बातें हुई, जो सिवान का सुल्तान, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात मैं कर रहा हूँ, जो वहाँ सांसद हुआ करते थे, राजद के बराबर नेता, लालू प्रसाद के दाहिने हाथ माने जाते थे, उनके संकट मोचक भी थे सियासत के। तो शहाबुद्दीन को उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे जब पहुंचाया, उस शहाबुद्दीन जेल की सलाखों से बाहर अस्थायी रूप से नहीं आए, अदा कदा इस जेल से उस जेल जब ट्रांसफ़र होता रहा तो इसी बीच आना जाना हुआ। और जो बातें हुई उन्होंने कही, कोविड के दौरान उनका असामयिक निधन हो गया, उसके चपेटे में आ गए थे, तो आज की तारीख में भी इस दुनिया में नहीं है। मतलब जब डीपी ओझा के डीजीपी रहते उनकी जेल में एंट्री हुई, तो उसके बाद फिर उनकी अर्थी ही निकली। तो डीपी ओझा नहीं है, जब डीपी ओझा थे और शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की थी, तब भी कहा जा रहा था कि जो उनकी कार्रवाई है वह कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर है, हो सकता है। लेकिन जब वह डीजीपी के पद पर रहते हुए यह कह रहे थे कि सत्ता लंपटों के हाथ में है, और फिर जब शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की और उसके बाद जो कुछ हुआ, और जब लालू प्रसाद ने कहा कि ओझा का बोझा बांध दिया गया है, डीजीपी के पद से उन्हें हटा दिया गया था, और स्थिति ऐसी असहज बनी थी कि डीपी ओझा ने वीआरएस ले लिया था। वो राजनीति में भी आए थे, चुनाव लड़े थे बेगूसराय से, सब हुए। तो ऐसा हुआ है बिहार में कई डीजीपी चुनाव लड़ चुके हैं। एक आर प्रसाद भी होते थे, आशीष रंजन सिन्हा भी, तो वहाँ सफल रहे। अभी लंबे बीमार चल रहे थे। तो जब आज की तारीख में डीपी ओझा नहीं है, तो जो एक खास तौर से प्रतिक्रिया है उसे आप सुनेंगे, गुनेंगे, तो लगेगा कि जब आज की तारीख में माना जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा जैसी बड़ी परीक्षा जो मानी जाती है देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, और उसे कम्पीट कर जब युवा पदों पर आते हैं, तो उसका उनका एकमात्र मकसद बस किसी तरह बड़ा बनना मतलब समृद्धि के मामले में होता है। आप पड़ोस के झारखंड में ही देखेंगे कि कितने आईपीएस अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, तरह तरह के आरोप, अवैध कमाई की, अवैध वसूली की, और यह माना जाता है कि मलाई खाने के लिए
जो है सत्ता की चिरूरी करते हैं, सत्ता की बातें करते हैं, तमाम नियम कानून उसके हिसाब से चलता है। वैसी स्थिति में डीपी ओझा के बारे में भी बातें कही गई, लेकिन अब जब वो नहीं रहे और जो बातें आ रही है तो यह प्रतिक्रिया गौर करने वाली है। ये उमेश प्रसाद सिंह की प्रतिक्रिया है जो सोशल मीडिया पर आई है। आपको बता दें कि सुरेंद्र किशोर वरिष्ठ पत्रकार हैं, पद्मश्री सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। जेपी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी और नामचीन अखबारों में काम किया, अभी भी पत्रकारिता में सक्रिय हैं। जब उन्होंने डीपी ओझा को याद किया तो उमेश प्रसाद सिंह ने प्रतिक्रिया दी कि मेरे लिए यह खबर, मतलब डीपी ओझा के इंतकाल की खबर, मेरे लिए यह खबर जिंदगी की बुरी खबरों में सबसे दुखद है। मेरे साहब, मेरे मित्र, मेरे सबसे बड़े दुश्मन, जिन्हें मैंने चाहा बेहद प्यार और सम्मान दिया, उनके दोषों पर सीबीआई में मुंह बंद रखा। आज मैं मरबाहत हूँ, दुखी हूँ, आंखों में आंसू है, हृदय को कैसे समझाऊं। बिहार के ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी से जुड़े रहे हैं। मणिकांत ठाकुर बड़े पत्रकार रहे हैं, नेताओं से भी उनके मधुर संबंध रहे हैं, आत्मीय रहे हैं, अधिकारियों से भी रहे हैं। एक डीजीपी, पूर्व डीजीपी तो उनके रिश्तेदार ही होते। तो उन्होंने भी कहा कि सचमुच बड़े ही साहसी और स्पष्ट वक्ता थे डीपी ओझा। जब वह बिहार के डीजीपी थे तब उनसे मेरी एक लंबी भेंट वार्ता हुई थी। उस इंटरव्यू में कई विस्फोटक बातें, जानकारियां थी जो हूबहू प्रसारित हो जाती तो संबंधित सत्तासीन लोग उन्हें तरह तरह से भारी मुश्किलों में डाल सकते थे। इसलिए एहतियातन संपादन करके बहुत से अंश निकालने पड़े। उन्होंने तो अपने तत्कालीन पॉलिटिकल मास्टर और अपराधी नेता गठजोड़ के दबे छिपे कुछ कारनामों को बेबाकी से खोल कर रख दिया था। भारतीय पुलिस सेवा के इस बहादुर अधिकारी को सादर श्रद्धांजलि। तो गौतम कश्यप ने सवाल छोड़े कि डीपी ओझा के पीछे कौन था जो इन्हें संरक्षण दे रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि यह बात छिपी नहीं है। तब यह कहा भी जा रहा था कि शहाबुद्दीन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, सख्त कार्रवाई है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं डीपी ओझा की पीठ पर सत्ता का संरक्षण माने हाथ था। लेकिन जब शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, बात आई और उन्हें डीजीपी की पद से हटाया गया और उनके बारे में जो लालू प्रसाद ने बातें कही, ओझा का बोझा, और फिर उन्हें बीआरएस लेना पड़ा, तो फिर बातें छिपी नहीं है। तो एक महंत राजीव रंजन दास हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, प्रतिष्ठित परिवार से हैं, राजनीति से भी उस परिवार का रिश्ता रहा है। तो उन्होंने कहा कि ओझा जी 1987 में डीआईजी बनकर मुजफ्फरपुर, उस समय वह सर्किट हाउस में ही एक कमरे में रह रहे थे। ओझा जी चूँकि यहीं के विद्यार्थी थे और इनकी शादी भी हमारे ही इलाके में थी, तो हमारे परिवार से विद्यार्थी जीवन से ही जुड़े थे। 1987 के दशहरे के समय किसी दूसरे को मारने के लिए मेरे ही गाड़ी घर पर कुछ लोग रात में हमला करने की नीयत से आए, पकड़े गए। तो उनका इलाज तो हुआ, साथ ही साथ ओझा जी ने काफ़ी कड़ाई से बाकी लोगों की खोजबीन शुरू कर दी। उसी सिलसिले में यहाँ के उस समय के सर्वशक्तिशाली सामाजिक व्यक्ति एक की पैरवी के लिए ओझा जी के पास सुबह सर्किट हाउस में चले गए। ओझा जी ने उन्हें यही कहा कि जिस तरह से आपका इकलौता लड़का है, उसी तरह राजू जी भी इकलौते ही हैं। मात्र कुछ घंटे के अपराधी ने अदालत में सरेंडर कर दिया, हालांकि बाद में वह मारा गया। किसी ने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार, बेदाग छवि, महान और प्रेरक व्यक्तित्व कहा, एसपी से डीजीपी तक कहा। लंबा चौड़ा इतिहास है डीपी ओझा का, उस पर भी कभी अलग से चर्चा करूंगा। तो सुरेंद्र किशोर ने क्या लिखा है वह भी सुन लीजिए। बिहार पुलिस का शेर चला गया। उन्होंने उद्धृत किया है, लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता। यह बातें 28 नवंबर 2003 को डीपी ओझा ने कही थी। तो पद पर रहते हुए ऐसी बातें कहने वाले डीपी ओझा का आज पटना में निधन हो गया। वे 1967 बैच के आईपीएस अफसर थे। अपने कार्यकाल ओझा ने बड़े बड़े कानून तोड़कों और कई क्षेत्रों के माफियाओं के खिलाफ ऐसे ऐसे कठिन अभियान चलाए कि सत्ता पार्टी के शीर्ष नेता लालू प्रसाद ने एक बार कहा कि डीजीपी अपनी सीमा लांघ रहे हैं।
जब ऐसी टिप्पणी आ गई तो रिटायर होने के बाद उनके सहकर्मियों ने ओझा जी को औपचारिक विदाई भी नहीं दी। ऐसे थे ओझा जी। कम कहना अधिक समझना, काश हमारे पुलिस बल में ऐसे ऐसे अफसर अधिक संख्या में आज होते। मैं ओझा जी के कामों पर तब से ही गौर कर रहा था जब समस्तीपुर जिले में एसपी थे। उन दिनों केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण सिंह की अत्यंत उच्च स्तरीय शक्तियों ने समस्तीपुर में हत्या करवा दी थी। ललित नारायण मिश्रा बड़ी राजनीति शख्सियत, इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे और उनके वक्त रेल मंत्री होते थे। बाद में उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके परिवार से अन्य लोग भी राजनीति में आए। तो डीपी ओझा ने 2 असली हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। उनके कबूलनामे भी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवा लिए, पर उससे देश शक्तियां नाराज हो गई। सीबीआई के निदेशक को तुरंत समस्तीपुर भेजकर उस केस को बिहार पुलिस से छीन लिया गया। दोनों गिरफ्तार हत्याओं को सीबीआई ने रिहा करवा दिया। सीबीआई ने आनंद मार्गी को नाहक फंसा दिया। ललित बाबू के पुत्र ने मुझसे एक बार कहा था कि जिन्हें फंसाया गया है उनसे ललित बाबू की कोई दुश्मनी नहीं थी। ललित बाबू के भाई जगन्नाथ मिश्र ने कोर्ट में गवाही दी कि ललित बाबू की आनंद मार्गियों से कोई दुश्मनी नहीं थी। ओझा जी जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने ललित बाबू के केस में डर कर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। जाहिर है डीपी ओझा मिसाल थे समाज के लिए, पुलिस सेवा के लिए। चूँकि डीजीपी थे तो पुलिस महकमे से थे, तो पुलिस महकमे के आला से लेकर जो निचले तबके के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उनके लिए, अन्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जो रीढ़ विहीन होकर नौकरी करते हैं, आदेश का तामीला करते हैं, सच को सच कहने का साहस नहीं जुटाते। तो मुझे उम्मीद है कि डीपी ओझा के लिए ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अधिकारी हो प्रशासनिक सेवा के, पुलिस सेवा के, उनके आचरण से प्रेरणा लेंगे और कुछ ऐसा आचरण करेंगे जिससे एक नई मिसाल पेश हो। तो आप इसे सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया से भी ज़रूर अवगत कराएंगे। हाँ, अगर आपने न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।